बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक एक ऐसे ऑर्गेनेली के ऊपर है जो कि सेल का मास्टरमाइंड है। क्या ख्याल है वो कौन हो सकता है? दैट इज़ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है? वो सेल का मास्टरमाइंड इसी वजह से है क्योंकि वो तमाम ऑर्गेनेल्स के फंक्शंस को कंट्रोल करता है। सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है उन तमाम एक्टिविटीज़ के ऊपर ये नज़र रखता है और उनको कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। ये सेल के तमाम ऑर्गेनेली से सबसे बड़ा ऑर्गेनेली है। और आपने घर में अक्सर देखा होगा ना, घर में सबसे बड़ा भाई सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है या सबसे बड़ी बहन होती है वो सारी चीज़ों को कंट्रोल करती है। सो दैट इज़ लाइक दिस। न्यूक्लियस भी जो है वो सेल के अंदर सबसे बड़ा ऑर्गेनेली है। याद रखें, कुछ लोग कहते हैं कि ये ऑर्गेनेली नहीं है, ये अलग पार्ट है, लेकिन नहीं, ये क्या है? ऑर्गेनेली है। क्योंकि ऑर्गेनेली की हम डेफिनेशन ही इस तरह करते हैं कि हर वो स्ट्रक्चर जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है ऑर्गेनेली कहलाता है। तो न्यूक्लियस ऑर्गेनेली के अंदर, न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है। सो दैट्स व्हाई ये भी एक ऑर्गेनेली है। सो कम टू द पॉइंट, न्यूक्लियस क्यों है? बिकॉज ऑफ न्यूक्लिन। न्यूक्लिन से हम यहाँ पे दो मतलब लेंगे, न्यूक्लिक एसिड और एट सेंटर। क्या मतलब? An organelle found at center or near the center in cytoplasm of the cell is known as nucleus। साइटोप्लाज्म में सेंटर के ऊपर पाया जाने वाला या सेंटर के करीब पाया जाने वाला, जिस तरह प्लांट्स में आप देखते हैं तो वहाँ पे वो सेंटर पे नहीं है, सेंटर के करीब है। सेंटर में वहाँ पे क्या है? वैक्यूल है। सो ऐसे ऑर्गेनेली को हम न्यूक्लियस कहेंगे। दूसरा, जो न्यूक्लिक एसिड की वजह से भी इसको न्यूक्लियस कहा जाता है क्योंकि न्यूक्लिक एसिड जो है उसमें डीएनए और आरएनए पाया जाता है और ये डीएनए और आरएनए न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। सो दैट्स वाई उसका नाम वहाँ पे न्यूक्लिक एसिड की वजह से इसका नाम वहाँ पे क्या है? न्यूक्लियस बी है। सो अगर हम देखें तो ये मोस्ट प्रोमिनेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और लार्जेस्ट ऑर्गेनेली ऑफ द साइटोप्लाज्म है। और इसको नाम भी इसी वजह से, हैविंग न्यूक्लिक एसिड सो नेम्ड एज न्यूक्लियस। मोस्ट प्रोमिनेंट का मतलब क्या है? कि सबसे ज्यादा वाज़ेह है। आपने देखा होगा घर में ऐसा होता है या इवन की क्लास में भी ऐसा होता है कि कुछ बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। प्रोमिनेंट क्यों होते हैं? क्योंकि या तो वो क्लास के CRO होते हैं या फिर वो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में हर दफ़ा हिस्सा लेते हैं, हर बात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। सो दैट्स वाई वो प्रोमिनेंट हो जाते हैं, वाज़ेह तौर पर हमें जो है उस क्लास में वो नज़र आते हैं। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है ये ऑर्गेनेली। मोस्ट इंपॉर्टेंट से मुराद ये है कि ये सेल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं ये उन तमाम एक्टिविटीज़ की सरपरस्ती करता है, उन तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। सो इस लिहाज से ये इंपॉर्टेंट भी है। लार्जेस्ट ऑर्गेनेली का मतलब ये है कि ये सबसे लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा है। सो दैट्स वाई इसकी बात भी सब लोग मानते हैं क्योंकि बड़ों की बात मानते हैं ना। ये देखें, हमारे सेल के अंदर ये बात है और अभी अगर हम अपनी बड़ों की बात नहीं मानेंगे तो इसका मतलब है कि हम नेचर के खिलाफ जा रहे हैं। अल्लाह ताला ने हमारे नेचर में रखा हुआ है कि न्यूक्लियस सबसे बड़ा है तो इसकी बात सबको मानना पड़ती है। सो डिस्कवरी की अगर हम बात करें तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में इसको डिस्कवर किया, लेकिन आपकी बुक में चूंकि 1838 है, सो दैट्स वाई आपने 1838 को ही माइंड में रखना है क्योंकि अगर एंट्री टेस्ट में आता है तो आपने 1838 को टिक करना होगा। Every cell has a centralized structure known as nucleus। रॉबर्ट ब्राउन ने जब 1831 या 1838 में इसको डिस्कवर किया तो उन्होंने क्या कहा कि हर सेल का एक सेंट्रलाइज्ड न्यूक्लियस होता है जो कि उस सेल के लिए सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। उस वक्त तो इनको इतना ज़्यादा इल्म नहीं था, लेकिन अगर आपको याद हो जब रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया तो उसने कहा कि सेल जो है वो एम्प्टी स्पेसिस हैं, उसके इर्द गिर्द जस्ट एक सेल वाल पाया जाता है। तो इन्होंने कहा कि नहीं, कितने साल बाद 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया। 1831 या 1838 में जाकर ये जो है 2 सदी बाद जाकर ये बात करता है कि नहीं जी, वहाँ पे एक सेंट्रलाइज्ड न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें साइज की तो साइज इसका 10 माइक्रोन इन डायमीटर होता है। शेप की अगर हम बात करें तो ये स्फेरिकल गोल हो सकता है, ओवल अंडानुमा हो सकता है या इर्रेगुलर शेप भी इसका हो सकता है। नंबर जो है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ये हमारे पास 3 किस्म के होते हैं। मोनोन्यूक्लिएट, ऐसा सेल जिसके पास सिर्फ एक ही न्यूक्लियस हो, हैविंग वन न्यूक्लियस। डाइन्यूक्लिएट या बाइन्यूक्लिएट, ऐसा सेल जिसके पास
2 नोक्लियाई हो। मल्टाइन्यूक्लिएट ऐसा सेल जिसके पास 3 नोक्लियाई हो या 3 से ज्यादा हो, ठीक है। मल्टाई का मतलब मैनी होता है, लेकिन 3 से ज्यादा तो दैट आर मैनी, वो मैनी बन जाते हैं। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रक्चरली कंपोज्ड ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। कौन कौन से हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमोसोम। अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की तो स्ट्रक्चर में ये 4 चीज़ें पाई जाती हैं जो हमने इंशाल्लाह डिटेल में पढ़नी है। यहाँ पर हमने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोप्लाज्म को पढ़ना है, न्यूक्लियोलस और क्रोमोसोम को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है ये, दैट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ न्यूक्लियस या न्यूक्लियोप्लाज्म। ये एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियस या न्यूक्लियोप्लाज्म का क्या है? आउटर मोस्ट कवरिंग है। साइटोप्लाज्म के अंदर होते हुए इसका आउटर मोस्ट कवरिंग है, राइट। अगर हम कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो सेम एज इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। स्ट्रक्चर की बात करें तो सेम एज इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बट इट इज डबल। ये चूंकि डबल होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिंगल मेम्ब्रेन है, ये डबल मेम्ब्रेन है, इस वजह से इसका आउटर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूअस टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है वो किसके साथ होती है? वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होती है। इनर मेम्ब्रेन क्या करती है? इनक्लोजेस न्यूक्लियोप्लाज्म। इनर मेम्ब्रेन जो है वो न्यूक्लियोप्लाज्म को इनक्लोज करती है। इन दोनों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स के दरमियान एक स्पेस पाई जाती है जिसको पैरेलल न्यूक्लियर स्पेस कहा जाता है। ये दोनों मेम्ब्रेन्स जो हैं एक दूसरे से थोड़े से फासले पर होते हैं, बिल्कुल अटैच्ड नहीं होते। तो इनके दरमियान जो थोड़ा सा फासला होता है, थोड़ा सा जो है उनके दरमियान जो स्पेस पाई जाती है उसको पैरेलल न्यूक्लियर स्पेस कहा जाता है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ये इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट, बोथ मेम्ब्रेन्स आर नॉट कंटिन्यूअस बट जॉइंस एट सम प्लेसेस फॉर्म्स न्यूक्लियर पोर्स। और ये दोनों मेम्ब्रेन्स की अगर हम बात करें तो ये दोनों कंटिन्यूअस नहीं है कि ऑल ओवर द सेल वो इस तरह कंटिन्यूअसली पाई जाती हैं जिस तरह बेयरिंग में होता है, बॉल बेयरिंग जो आप लोगों ने देखा होगा, उस तरह नहीं होता, बल्कि ये जगह जगह पर ज्वाइन होते हैं, ठीक है। तो जगह जगह पर इसके ज्वाइन होने की वजह से वहां पर एक छोटा सा पोर बन जाता है जिसको न्यूक्लियर पोर कहा जाता है। इस न्यूक्लियर पोर का काम यह है कि ये तमाम ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स को करता है। इसके अलावा ये जो जब आरएनए बनता है न्यूक्लियस के अंदर तो उसके रास्ते से आरएनए निकलता है, मैसेंजर आरएनए या दूसरा कोई भी आरएनए। डीएनए वहां पर बनता है, उसको बाहर जाना होता है तो वो भी बाहर जा सकता है। इसके अलावा राइबोसोम्स हम आगे इंशाल्लाह फंक्शन में पढ़ेंगे, वो जब बनते हैं तो वो भी इसी न्यूक्लियर पोर्स के जरिए जाते हैं। न्यूक्लियस को कोई मटेरियल चाहिए होता है तो इसी न्यूक्लियर पोर के जरिए बाहर आते हैं। सो ये क्या करता है न्यूक्लियर पोर? ये ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स करता है। नंबर ऑफ न्यूक्लियर पोर्स की अगर हम बात करें तो ये वेरीज फ्रॉम सेल टू सेल एंड ऑर्गेनिज्म। सेल टू सेल और ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म ये वेरी करता है। नॉर्मली हमारे पास 4 से लेकर 3000 पोर्स होते हैं। 4 पोर्स हमारे न्यूक्लियस में होते हैं। किसके न्यूक्लियस? एराइथ्रोसाइट्स जो ब्लड सेल्स होते हैं। आपको तो पता है रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता, जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उसमें कितने पोर्स होते हैं? 4 पोर्स। उसके न्यूक्लियस में 4 पोर्स होते हैं। इसके अलावा ये मैंने आपको कहा कि सेल टू सेल वेरी करता है, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करता है। सो नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमें न्यूक्लियस नज़र कैसे आता है, उसमें जाने से पहले न्यूक्लियोप्लाज्म की तरफ आते हैं। तो न्यूक्लियोप्लाज्म क्या चीज़ है? ये एक लिक्विफाइड मीडिया है ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का लिक्विफाइड मीडिया है जहाँ पर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक साल्ट्स पाए जाते हैं, एंजाइम्स पाए जाते हैं, वाटर पाया जाता है, क्रोमेटिन नेटवर्क पाया जाता है और यहाँ पर रॉ मटेरियल पाया जाता है। किस चीज़ के लिए? डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए और आरएनए के सिंथेसिस के लिए। ये दोनों क्या चीज़ हैं? ये फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस में आएगा जो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर हम यहाँ पर इसके देखें तो ज़ाहिरी तौर पर हमें न्यूक्लियस कुछ यूँ नज़र आता है कि इसमें ऐसे छोटे छोटे पोर्स होते हैं जगह जगह पर जिनको हम न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। तो ये यहाँ पर एक मॉडल न्यूक्लियाई का मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है जो अभी मैंने आपको बताया एराइथ्रोसाइट्स में जो 4 न्यूक्लियर पोर्स वाला पाया जाता है तो उसको हमने थोड़ा सा बनाया है। इसमें आप देखिए ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ये रेड कलर में जो आपको नज़र आ रही है डबल मेम्ब्रेन है। यहाँ पर देखिए डबल मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन और ये जगह जगह पर जॉइंट हैं जहाँ पे उन्होंने न्यूक्लियर पोर्स बनाए हुए हैं। इसके अंदर अगर आप देखें दोनों के दरमियान जो स्पेस पाया जाता है दैट इज पैरेलल न्यूक्लियर स्पेस। आप देख रहे हैं कि एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर, और एक उन दोनों के दरमियान स्पेस है दैट इज पैरेलल न्यूक्लियर स्पेस।
इसके बाद ये जो ब्लू कलर में डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं लिक्विफाइड मीडिया, दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके अलावा ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स आपको नजर आ रहे हैं, दीज आर क्रोमोसोम्स, एंड दिस इज ये जो डार्क स्पॉटेड स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, दैट इज न्यूक्लियोलस। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने न्यूक्लियस शुरू किया हुआ है। न्यूक्लियस में अभी हमने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोप्लाज्म पढ़ा। क्रोमोसोम और न्यूक्लियोलस क्या चीज़ है ये उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। उसके बाद फिर कंबाइनली न्यूक्लियस के फंक्शन की तरफ आएंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।